आज की हमारी पड़ताल के लिए जो सामग्री हमारे पास है वो लेखक जारिफ जी की एक गजल है और इसका शीर्षक है हौसलों का नशा। शीर्षक ही अपने आप में मतलब रुककर सोचने पे मजबूर करता है। नशा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीरें बनती हैं वो अक्सर अंधेरे की होती हैं, सुध बुध खोने की होती हैं। लेकिन यहाँ शायर ने उसे हौसले से जोड़ा है, यानी हिम्मत और इरादे से। ये तो ऐसा है जैसे किसी विनाशकारी शक्ति को एक रचनात्मक काम पे लगा दिया हो। तो आज हम इसी गजल की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ इसका मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे जो जीवन जीने का एक फलसफा छिपा है, उसे खोलने की कोशिश करेंगे। और गजल की परंपरा के हिसाब से शुरुआत होगी पहले शेर से, जिसे मतला कहते हैं। और इस गजल का मतला तो पहली लाइन से एक बहुत बड़ा ऐलान करता है। शेर है, नशा नहीं हौसलों का नशा करूं मैं, जिंदगी जीऊं तो इंसानियत में डूबा करूं मैं। ये एक सीधी और साफ घोषणा है। शायर कह रहा है कि मुझे किसी और चीज का नशा नहीं चाहिए, मुझे अपनी हिम्मत, अपने इरादों का नशा चाहिए। और इस नशे का असर क्या होगा? एक ऐसी जिंदगी जो इंसानियत में डूबी हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हौसलों का नशा, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जोशीला नारा है या नहीं नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में शायर यहाँ नशे की सबसे बड़ी ताकत को पकड़ा है, और वो है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। जब कोई नशे में होता है तो उसे दुनिया की फिक्र नहीं रहती, वो अपनी ही धुन में रहता है। शायर उसी एक आयामी जुनून को, उसी फोकस को एक नकारात्मक चीज से हटाकर एक सकारात्मक मकसद पे लगाना चाहता है। तो हौसले का नशा आपको बेहोश या लापरवाह नहीं बनाता, बल्कि वो आपको एक मकसद के लिए इतना जगा देता है कि बाकी सब चीजें छोटी लगने लगती हैं, और वो मकसद है इंसानियत। अच्छा। तो ये सिर्फ हिम्मत दिखाने की बात नहीं है, ये उस हिम्मत को सही दिशा देने की बात है। अच्छा, तो ये ऊर्जा को एक दिशा देने की बात है। और वो दिशा अगले शेर में और भी साफ हो जाती है। शायर कहता है, जो जिए खुद के लिए वो तो सब जिए, मैं जीऊं दूसरों के लिए, ऐसा सबक धरूं मैं। ये तो सीधी सीधी आज की मैं मेरा मुझे वाली जो दुनिया है उसको एक चुनौती है। शायर एक तरह से कह रहा है कि सिर्फ अपने लिए जीना तो मतलब डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, असली जिंदगी का पाठ तो दूसरों के लिए जीने में है। हाँ, और यहाँ ऐसा सबक धरू में कहना बहुत जरूरी है। धरू मतलब धारण करना, अपनाना। ये दिखाता है कि ये कोई भावुक फैसला नहीं है जो जोश में ले लिया। ये एक सोचा समझा सचेत चुनाव है। जीवन का एक सिद्धांत है जिसे शायर चुन रहा है। सही बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के लिए जीने का मतलब क्या है? क्या इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा बलिदान देना होगा, या ये छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है? मुझे लगता है शायर की बात का वही मतलब है। ये बड़े कारनामों के बारे में उतना नहीं है जितना नियत के बारे में है। क्या आप अपना काम सिर्फ अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, या इस सोच के साथ कि आपके काम से किसी और की जिंदगी में भी कोई बेहतरी आ रही है? ये एक नजरिया है, एक माइंडसेट है, और शायर इसे सबक कह रहा है। यानी ये ऐसी चीज है जिसे सीखा जाता है, अभ्यास किया जाता है। अच्छा, ये अपने आप नहीं आता? नहीं, आपको हर रोज हर फैसले में खुद को याद दिलाना पड़ता है कि सिर्फ अपने लिए जीना तो बहुत आसान रास्ता है। असाधारण रास्ता दूसरों के बारे में सोचने से शुरू होता है। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना, ये तो एक मजबूत नींव रख दी शायर ने। लेकिन वो इस फलसफे को और कहां तक ले जाते हैं? अगला शेर इसे एक निजी नैतिकता से उठाकर एक सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य तक ले जाता है। शेर है, जितनी भी सांसें हैं सब अमानत समझूं मैं, हर सांस में अपने वतन का हक भरूं मैं। अमानत, ये शब्द ही सब कुछ बदल देता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को अपनी मिल्कियत समझते हैं, वो जो माई लाइफ माई रूल्स वाला नजरिया है। लेकिन अमानत शब्द कहते ही ये एहसास होता है कि ये जिंदगी हमें सौंपी गई है, हम इसके मालिक नहीं, सिर्फ रखवाले हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अमानत इस शेर का केंद्र है। अमानत वो चीज होती है जिसे आपको एक जिम्मेदारी के साथ सौंपा जाता है, और शायर कह रहा है कि ये जीवन, ये सांसें एक जिम्मेदारी हैं, और इस जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा है अपने वतन, अपने समाज का हक अदा करना। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि शायर देशभक्ति को किसी खास दिन पर झंडा फहराने की रस्म से हटाकर हर सांस में जीने की एक निजी जिम्मेदारी बना रहा है। मतलब ये कोई इवेंट बेस्ड देशभक्ति नहीं है,
कि 15 अगस्त को महसूस हुई और 16 को खत्म हो गई। बिल्कुल, ये एक निरंतर चेतना है। हर सांस में वतन का हक भरने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हों, शिक्षक हों या सफाई कर्मचारी, आप अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि आपके काम का असर इस देश पर पड़ता है। ये राष्ट्रवाद की कोई आक्रामक परिभाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और रचनात्मक व्याख्या है। ये जिम्मेदारी का एहसास है। वाह, ये नजरिया तो देशभक्ति को बहुत ही निजी और व्यवहारिक बना देता है, और यहां से शायर बात को एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो सफर की बात करता है जो मौत के बाद भी जारी रहेगा। ये शेर मेरे ख्याल से इस गजल का दिल है। मरने के बाद भी न रुक पाए सफर मेरा, अपना जिस्म दान कर औरों में सांस भरूं मैं। ये पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब दूसरों के लिए जीने का जो फलसफा पहले शेर से शुरू हुआ था, वो अब मौत की सीमाओं को भी लांघ रहा है। मौत यहाँ अंत नहीं है, बल्कि एक पड़ाव है। ये अमर होने का कितना ठोस और क्या कहते हैं, वैज्ञानिक तरीका है। और ये निस्वार्थ जीवन के दर्शन का चरम है। जो सफर इंसानियत की सेवा से शुरू हुआ, वतन का हक अदा करने तक पहुंचा, वो अब किसी और के शरीर में, किसी और की सांसों में जारी रहेगा। औरों में सांस भरूं मैं कहना पिछली सारी दार्शनिक बातों को एक ठोस, साहसी कार्रवाई से जोड़ देता है। सही बात है। ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं रह जाता। नहीं, ये एक ऐसा काम बन जाता है जिसका असर आपकी मौत के बाद भी दुनिया पर रहता है। ये एक अपनी विरासत या लेगेसी छोड़ने की एक नई परिभाषा है। विरासत सिर्फ विचारों या दौलत में नहीं होती, बल्कि किसी और को दिए गए जीवन में भी हो सकती है। और ये विचार उस समाज में कितना क्रांतिकारी है जहां आज भी अंगदान को लेकर कितनी हिचकिचाहट है। हाँ, और ये इस गजल को सिर्फ एक दार्शनिक कविता से उठाकर एक सामाजिक टिप्पणी भी बना देता है। शायर यहाँ बहुत खूबसूरती से कह रहा है कि अगर आपका शरीर किसी और के काम आ सकता है, तो उसे जलाकर राख या मिट्टी में मिला देने से बेहतर है कि आप किसी को सांसें दे जाएं। आपकी आंखें किसी और के लिए दुनिया देखें, आपका दिल किसी और के सीने में धड़कें। ये साबित करता है कि आपका शरीर भी आपका नहीं, समाज की अमानत है। कमाल है। ये पूरी सोच एक चक्र की तरह है, जो इंसानियत से शुरू होकर वापस इंसानियत पर ही खत्म होती है। चलिए, अब हम गजल के आखिरी शेर पर आते हैं, जिसे मख्ता कहते हैं। इसमें शायर अपना तखल्लुस यानी ज़ारीफ इस्तेमाल करता है, और ये शेर पूरी गजल के सार को एक साथ बांध देता है। शेर है, ज़रीफ कहता है, नशे में जीना गवारा नहीं, होश में रहकर ही हर काम करूं मैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मतलब पूरी गजल में हौसलों के नशे की तारीफ करने के बाद आखिर में शायर कह रहा है कि नशे में जीना गवारा नहीं। क्या वो अपनी ही बात को काट नहीं रहे? ये तो एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है। हाँ, और यही इस गजल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पहली नजर में ये बिल्कुल विरोधाभास लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा संतुलन है। देखिए, गजल की शुरुआत एक खास तरह के नशे, हौसलों के नशे की वकालत से होती है। ये नशा आपको ऊर्जा देता है, जुनून देता है। ये गाड़ी का इंजन है, एक्सेलरेटर है। अच्छा। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ एक्सेलरेटर काफी नहीं होता। आपको स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक्स भी चाहिए। वो स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है होश। अच्छा, तो हौसलों का नशा और होश एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। बिल्कुल। शायर आखिर में पारंपरिक नशे यानी बेहोशी और विवेकहीनता को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि हौसलों का नशा आपको बेहोश या बेकाबू नहीं करता, बल्कि वो आपको एक उच्च स्तर की चेतना, एक गहरी जागरूकता देता है। सोचिए, इंसानियत की सेवा, वतन का हक अदा करना या अंगदान करने जैसा महान फैसला, क्या इनमें से कोई भी काम बेहोशी में किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इन सब कामों के लिए आपको पूरे होश में, पूरी चेतना के साथ फैसला लेना होता है। शायर कह रहा है कि मेरे हौसलों का नशा मुझे और ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक बनाता है, न कि लापरवाह। ये नशे की ऊर्जा को होश के नियंत्रण में रखने की कला है। तो हमने देखा कि ये गजल सिर्फ खूबसूरत शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है। ये नशे की परिभाषा को पलटकर उसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ जीवन को सबसे बड़ा सबक मानती है, और उस जीवन के सफर को मौत के बाद भी जारी रखने का एक ठोस व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। और इन सब का आधार है होश।
एक सचेत, जागरूक जीवन जहां हर कदम, हर सांस एक बड़े उद्देश्य के लिए उठाई जाती है। शायर ने नशे के जुनून को होश के विवेक के साथ मिलाकर एक अद्भुत संगम तैयार किया है। ये गज़ल वाकई एक गहरा विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। शायर ने तो अपने लिए हौसलों का नशा इंसानियत, देश सेवा और अंगदान में ढूंढ लिया। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस दुनिया में जहां भटकाव के हजारों तरीके हैं, अनगिनत तरह के नशे हैं जो हमें सच में बेहोश करना चाहते हैं, ऐसे में किसी के लिए निजी तौर पर हौसलों का नशा क्या हो सकता है? वो कौन सा मकसद है, कौन सा जुनून है जो हमें वैसी ही सकारात्मक ऊर्जा दे सके, और उस जुनून को साधने के लिए, उसे सही दिशा देने के लिए किस तरह का होश जरूरी है?